देखिए आज 22 अक्टूबर, कक्षा 8 पाठ 8 चैप्टर 8 है। देखिए इसमें क्या है, चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास। ठीक है, किस प्रकार से राष्ट्रवाद भारत में पैदा हुआ और कैसे। राष्ट्रवाद जानते हो ना, नेशनलिज्म कहते हैं उसको, नेशनलिज्म। ये नेशनलिज्म इसका मतलब होता है कि अपने देश प्रति श्रद्धा निष्ठा होना चाहिए ना, उसको कहते हैं राष्ट्रवाद। सबसे पहले देखो राष्ट्रीय भावना का विकास कैसे हुआ। जब भारतीयों का शोषण हो रहा था तो भारतीयों को लगा कि किस प्रकार से हमारा शोषण कम हो। उन्होंने विभिन्न तरीकों को अपनाया। उन तरीकों से क्या हुआ, राष्ट्रवाद का जन्म हुआ और उसी से क्या हुआ, राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। उसमें से पहला है भारत की राजनीतिक एकता। भारत की राजनीतिक एकता कैसे हुई। देखिए अंग्रेजी शासन में एक सी अधीनता, जितने भारत में लोग थे सबके ऊपर एक ही लोग का नियंत्रण था। एक प्रकार से सब लोग गुलाम थे। एक सी समस्याएं, सबकी समस्याएं एक जैसी थी, सबका शोषण हो रहा था। एक से कानूनों ने भारत को एक ढांचे में ढलवा दिया। मतलब यह है कि एक ही कानून था, एक प्रकार समस्याएं थी, सारी समस्याओं का जड़ अंग्रेज थे। तो लोगों को लगा कि क्यों न हम लोग एक हो जाए। तो साम्राज्यवादी शक्तियों के द्वारा देश में सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय और भाषाई विरोध के बीच बोने के बाद ये अंग्रेजों ने क्या किया, सांप्रदायिक रूप से मुस्लिम और हिंदू को बांट दिए, सिखों को बांट दिए, दलितों को बांट दिए, फिर भी भाषा के आधार पर लोगों को बांट दिए। फिर भी इसके बावजूद भी अखिल भारतीय भावना जो है लोगों के अंदर पनपी। इसने वैचारिक और भावनात्मक एकता को बढ़ावा दिया। एक्चुअली देखो, जैसे हम लोग उत्तर भारत में हैं, हिंदी बोलते हैं, ठीक है। कश्मीर चले जाओगे कश्मीरी, कर्नाटक चले जाओगे कन्नड़ बोलेंगे, ठीक है। तमिलनाडु चले जाओगे तेलुगु बोलेंगे, केरला में चले जाओगे मलयालम बोलेंगे, ठीक है। तो भाषा समझ नहीं आएगी, इसलिए एक भाषा का विकास किया गया अंग्रेजी, ताकि सब बोले सब समझे। क्या समझे, अरे एक ही भाषा होनी चाहिए ना। अभी हमारे तुम लोग कहें द ब्रिटिशर्स कम इन इंडिया एंड एक्सप्लॉयट द मेनी एंड मेनी पर्सन्स। क्या समझे, नहीं समझ में। तो मैं कहने वाला ये है, ऐसी भाषा होनी चाहिए जो सबको समझ में आए, ठीक है। जैसे हम कहें at this time the 12 o'clock, hence you can go and eat the food, take the food। क्या समझ में आया, 12 बज गया है, आप लोग जाइए भोजन करिए। ये बात समझ में आ गई ने, लेकिन वही अंग्रेजी समझ नहीं आई। तो उसी तरीके से भाषा का विकास होता है, एक भाषा होनी चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए। बात समझ नहीं। उन्होंने क्या किया, भाषाओं के रूप में लोगों को बांटने का प्रयास किया। बंगालियों को कहा, अरे तुम तो बांग्ला बोलते हो, ये लोग तो हिंदी भाषी है, तुम कैसे एक हो सकते हो। बात समझे नहीं। इस तरह से लोगों को बांटने का प्रयास किया, फिर भी भारत एक सा बना रहा। तीव्र परिवहन, तीव्र परिवहन में क्या हुआ, कृपया बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तीव्र परिवहन में जानते हो, जैसे आ रहे अपने घर से बहुत फास्ट पहुंच गए स्कूल में, तो तीव्र परिवहन हो गया। प्रशासनिक सुविधाएं, सैनिक रक्षा के उद्देश्य से तथा आर्थिक व्यापार तथा व्यापारिक शोषण की बातों को ध्यान में रखते हुए परिवहन को तीव्र साधनों की योजना बनी। एक्चुअली इसके लिए क्या हुआ, रेलवे का विकास किया गया। एक व्यक्ति थे लॉर्ड डलहौजी, 1853 में उन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम रेलवे हमारे इंडिया में चलाया, मुंबई से थाने के बीच में। कहाँ है ये, बम्बई में। मुंबई में मतलब महाराष्ट्र, पहले बंबई था अब महाराष्ट्र, ठीक है। और महाराष्ट्र का एक शहर है बॉम्बे, जिसको आप लोग मुंबई कहते हैं, ठीक है। मुंबई ही नाम है उसका। जो लड़का पहली बार मुंबई से कमा के कहीं बॉम्बे से आया है, ठीक है। एक फील्डिंग ले लेगा और फिर कान लगा के बजाते हुए चल देगा, लगता है दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी हो गया। तो मुंबई की बात मैं कर रहा हूँ। रेलवे ने किस प्रकार से आजादी दिलवाई, रेलवे किस प्रकार से आजादी दिलवाई, क्योंकि रेलवे में जब लोग बैठते थे तो कोई ये नहीं पूछता तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, सब लोग एक साथ रहते थे और बहुत फास्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे।
बात समझ नहीं? जैसे आंदोलन यहाँ हुआ, रेलवे में बैठ पहुंच गए, जहां हो रहा है आंदोलन वहां पहुंच गए, लखनऊ हो रहा है वहां पहुंच गए। डाक तार से मतलब ये है लेटर लिख के तुरंत भेज दिए, वहां पर समाचार पहुंच गया, वहां आंदोलन हो रहा है, जल्दी से पहुंचिए। जिसे काकोरी कांड हो रहा है, ठीक है, और ये चौरी चौरा, ये सब जो कांड हुए सब डाक तार के माध्यम बहुत फास्ट हो गए। अच्छा बताओ, तुमको अभी यहाँ से मिर्जापुर जाना हो तो 76 किलोमीटर जाओगे तो टाइम लगेगा नहीं लगेगा? और तुमको कहते हैं हेलीकॉप्टर से बैठो, भले से चले जाओ, ज्यादा ज्यादा 15 मिनट लगेगा मैक्सिमम, ठीक है। तब यही फास्ट हो गया ना, यही तीव्र परिवहन की बात मैं कर रहा हूँ। रेलवे ने क्या किया, लोगों को धर्म जाति संप्रदाय के आधार पर बांटा नहीं, एक कर दिया सबको। कहानी बताई थी आप लोगों को ना, जैसे मान लो प्यास लगी है, कई उच्च वर्ग के लोग बैठे हैं और निम्न वर्ग के सब लोग बैठे एक साथ। प्यास लगी बड़ी तेज से, बोतल मांगे, पी लिए पानी, फिर इसके बाद दुखा सुखा, ओ भैया कहाँ जा भाई दुनिया में, ठीक ऐसे बात हुई ना। अब जब पेड़ में पानी चला गया उल्टी करेंगे, छू लिए हमको, छू लिए, ये कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे। खाना में बांट के खाते हैं रेलवे में, हम तो मांग के खा लेते हैं। हाँ, तो वही चीज होता है, यहाँ भी लोग छीन के खाते हैं, हम लोग जब आपस में रहते हैं। तो डाक और संचार व्यवस्था, देखो डाक संचार व्यवस्था 1850 के बाद आरंभ हुई आधुनिक व्यवस्था तथा बिजली के तार ने देश को एक करने के एक करीब सहायता किया। बिजली के तार ने मतलब बिजली तार एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति को तेज कर दिया। रेलवे जो चलता है बिजली से चलता है, भन पहुंच जाता है, समझे। बिजली रहती है तो गति तेज है, ये क्या कहते हैं, परिवहन व्यवस्था तेज रहता है और सारी सुविधाएं हमको मिलती रहती है, ठीक है, प्रेस व्यवस्था सारी चीज चलती रहती है। अब नए बुद्धिजीवी वर्ग का विकास देखो, नए बुद्धिजीवी वर्ग ने ये सब बेचारे क्या किए, इसमें जो कनिष्ठ प्रशासनिक कनिष्ठ मतलब होता है, वरिष्ठ तो हो ही नहीं पाते थे भारतीय, चाहे जितना योग्य हो जाए, लेकिन उनको उच्च पद नहीं दिया जाता था, उनको हमेशा निम्न पद ही दिया जाता था। बात सही नहीं, इसलिए यहाँ पर कनिष्ठ प्रशासन में लिखा है। कनिष्ठ प्रशासन, वकील, डॉक्टर, मास्टर, हम लोग भी उसमें थे। ये सब क्या है, ये बुद्धिजीवी वर्ग में आ गए। इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग अपने राजनीतिक अधिकारों से परिचित थे। एक्चुअली ये लोग विदेश से पढ़े थे, अंग्रेजी उनको मालूम था, वहां पर क्या अधिकार है, यहाँ पर क्यों नहीं दिया जा रहा है वो अधिकार, ये सब चीजें वो लोग जानते थे। अगर ये अधिकार ब्रिटेन में दिया जा रहा है तो इंडिया में क्यों नहीं, हम भी उतने ही पढ़े लिखे, वो भी उतने ही पढ़े लिखे, तो उनको विशेष व्यवस्थाएं क्यों? बात समझे नहीं? ये सब प्रश्न है ना। जैसे मैं भी उतना पढ़ा लिखा हूँ और वो भी उतना पढ़ा लिखा है, तो उनको उच्च पद क्यों दिया जाएगा? मैं भी वही परीक्षा क्वालिफाई किया, वो भी वही परीक्षा क्वालिफाई किया, तो समान पद देना चाहिए। तो यही सब चीजें इसमें समस्याएं हैं, ठीक है। बात समझ नए बुद्धिजीवी वर्ग। अब देखो ये यहाँ पर हो गया, उन्होंने अनुभव किया कि 1833 का चार्टर और 1858 की रानी विक्टोरिया द्वारा की गई घोषणा के बावजूद भारतीयों को ऊंचे पद प्रतिष्ठा नहीं दी जाती। यही मैंने आपको बताया, ठीक है। चाहे जितना पढ़े लिखे, लेकिन उनको वो पद नहीं दिया जाता था जो पहले दिया जाता था। एक मिनट रुकेगा, मैं आ रहा हूँ। देखिए नए बुद्धिजीवी वर्ग की बात मैं कर रहा था, ध्यान समझो। यहाँ पर 1833 के चार्टर के द्वारा जो अधिकार हमको दिए गए थे, समानता के अधिकार के बाद, और 1858 जो महारानी विक्टोरिया ने जो कहा था कि सबको जो जिस योग्य होगा उसको पद दिया जाएगा, परंतु इन उम्मीदों पर अंग्रेजों ने खरा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारतीयों के अंदर द्वेष की भावना आई और वो विद्रोह किए, ठीक है। अंग्रेजी भाषा, जो भी भारतीय थे जब अंग्रेजी पढ़ने लगे, एक व्यक्ति थे लॉर्ड मैकाले ने एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें ये था कि सबको शिक्षा अंग्रेजी में दिया जाएगा, अंग्रेजी में शिक्षा दिया जाएगा। उससे फायदा क्या होगा, अंग्रेजी में शिक्षा देने से फायदा क्या होगा, लोग अंग्रेजी जानेंगे, विज्ञान जानेंगे, तकनीक जानेंगे, अंग्रेजों की भाषा जानेंगे, उनकी नीतियों को जानेंगे, तो लोग क्या करेंगे, अंग्रेजों की नीति जानने का हमारा शोषण कौन करता है उसको जानेंगे। बात समझ नहीं? तो ये हो गया यहाँ पर अंग्रेजी भाषा। नेक्स्ट है भारतीय समाचार पत्र और साहित्य की भूमिका।
भारतीय समाचार पत्र मतलब बहुत से ऐसे भारतीय समाचार पत्र थे जो हमारे जितने भी सोर्स थे भारतीयों के अंदर, उस सोर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते। ठीक है। और साहित्यिक गुण का मतलब यह है, अगर कोई जैसे लड़ाई लड़ नहीं पाता था तो उसको लिखता था साहित्य में, तो लोग पढ़ करके जानते थे। आज हम उनसे बातें कैसे जान पाते, क्योंकि वो लिखी हुई तब जान पाते हैं ना। तो साहित्य के माध्यम से लिखते थे, जिसको पढ़ करके हमको प्रेरणा मिलती थी आजादी के लड़ाई के लिए। ठीक है। आधुनिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विचारों का प्रसार किया गया। अखिल भारतीय चेतना का जन्म हुआ, क्योंकि लोग अच्छी अच्छी कहानियों के माध्यम से उनको बताते थे, नाटक के माध्यम से बताते थे। राज ड्रामा होता है ना नोटंकी, उसमें क्या प्रेरणा मिलता है? जो डाकू होता है या जो बुरा काम करता है उसके ऊपर बड़ी गुस्सा बढ़ती है, मिल जाते थे इसको बड़ी मार मारते। ठीक। तो उसके माध्यम से हमको प्रेरणा दिया जाता है कि गलत कार्यों के लिए गलत नतीजा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये है। अब देखो कुछ ऐसे समाचार पत्र हैं जैसे संवाद कौमुदी एक समाचार पत्र था, ये है आपका सोम प्रकाश। इसके बाद बंगदूत है, केसरी है, हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका आदि प्रमुख है। साहित्यिक रचना में जैसे आनंद मठ है, वंदे मातरम सुनी हो ना, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, ये प्रार्थना होता है। ठीक है। ये है, तो ये आनंद मठ से वो लिया गया। भारत दुर्दशा लिखा गया। ठीक है। और गीतांजलि लिखी गई, आर एन टैगोर साहब लिखे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इसलिए इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आज के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया गया कि लोग आजादी के लिए लड़े। ठीक है। अंग्रेजी शासकों का नस्लीय दम। अंग्रेजी शासक नस्ली दम का मतलब ये है, ये समझो, ये थोड़ा सा दम का मतलब ये होता है, जैसे रेलगाड़ी का डिब्बा है, बोगी है, उस बोगी में मान लीजिए लोग बैठे हुए हैं, तो जैसे ये बोगी है, इस बोगी में जैसे आपके पास भी टिकट है, उनके पास भी टिकट है, अंग्रेजों के पास भी टिकट है, तो ये अंग्रेज है और ये भारतीय है। ठीक है। मंदिर और ये बैठे हुए हैं, इन लोग लगा कि ये भारत का है, इसलिए मंद बुद्धि का है, इसके पास दिमाग नहीं है, लात मार के बाहर कर देंगे, भले इनके पास टिकट होगा। तो यही है अंग्रेजी शासकों का नस्ली दम। नस्ल मतलब गोरे और काले का भेद। ठीक है। बात नहीं, रेलगाड़ी के डिब्बे से मार करके बाहर निकाल देते थे। एक बार महात्मा गांधी को मार के बाहर निकाल दिया। हाँ, निकल दी बाहर। उनके पास टिकट था फिर भी निकल दी बाहर। ठीक है। यही है नस्लीय दम। आप योग्य होते हुए भी अयोग्य, क्योंकि आप काले हैं, गोरे नहीं, इसलिए आपके साथ दोयम तरीके से व्यवहार किया जाएगा। दोयम तरीके से मतलब दो अक्खी जिसको कहते हैं गाँव में। ठीक है। एक के साथ अच्छा व्यवहार, दूसरे के साथ अंग्रेज गोरा है सबने नहीं। आर्थिक राष्ट्रवाद देखो, आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है इसकी बात हम लोग। एक्चुअली 19वीं सदी के उत्तरार्ध में क्या हुआ, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, जिसका नेतृत्व ब्रिटेन कर रहा था। ये देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। बोर्ड पर ध्यान से देखो, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, ये ब्रिटेन इसका नेतृत्व कर रहा था। ठीक है। पक्षपातपूर्ण आर्थिक तथा राजस्व नीति की प्रक्रिया के रूप में भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। एक्चुअली उस समय जब औद्योगिक क्रांति हो रही थी तो भारत से बहुत ज्यादा धन ब्रिटेन लेके जाया जा रहा था। भारत का धन ब्रिटेन लेके जा रहे थे, लंदन जहां के अंग्रेज थे सब। बोर्ड पर ध्यान दो बालक। ठीक है। उसको बाद में बंद कर लीजिएगा। ठीक है। देखो एक्चुअली ये उस समय की बात है जब वहां पर प्रथम विश्व युद्ध होने वाला है। द्वितीय औद्योगिक क्रांति चल रही थी, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ऐसे में क्या हुआ
ब्रिटेन उसका नेतृत्व कर रहा था और उसको पैसा चाहिए था, इसलिए भारत से ढेर सारा कच्चा माल लेके जाता था। इसका मेन उद्देश्य था कि दुनिया पर राज करना, दुनिया में जितनी वस्तुएं सब हमारी वस्तुएं चले, किसी और की वस्तु न चले। तो भारतीयों को लगा ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, उन्होंने एक किताब लिखा है। उस किताब का नाम है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दिया। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ ये क्या था? धन के निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं। ये धन के निष्कासन का सिद्धांत, धन के निष्कासन का सिद्धांत। ठीक है, धन के निष्कासन मतलब भारत से धन विदेशों में जा रहा है, यही है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने बताया कि किस प्रकार से भारतीयों का शोषण हो रहा है। सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, 18 कांग्रेस जो पार्टी इस समय चल रही है, ठीक है, 1885 में उसकी स्थापना हुई। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था A.O. ह्यूम। अंग्रेज थे, A.O. ह्यूम। A.O. हिंदी में लिखते हैं A.O. O ऐसे रहेगा, A.O. ह्यूम। ठीक है, इनका नाम था एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलेन ऑक्टेवियन, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना किया। अब अंग्रेज के भारत में कांग्रेस की स्थापना क्यों कर रहे हैं? बोलो, अंग्रेज भारत में कांग्रेस की स्थापना क्यों की? राजनीतिक पार्टी की स्थापना क्यों की? क्योंकि उनको लगता था कि जो भारतीय विद्रोह कर रहे हैं उनको शांत कराने का काम कांग्रेस करेगी। कांग्रेस को हम समझाएंगे, कांग्रेस उनको समझाएगी। कांग्रेस पार्टी, अरे जो अभी इससे पहले जो पार्टी चल रही थी, इस समय भाजपा सरकार है ना, इससे पहले इसकी सरकार है। मनमोहन सिंह का नाम सुने, जो प्रधानमंत्री थे। मोदी का नाम सुने हो? क्या है? प्रधानमंत्री। इससे पहले वही थे, इसी पार्टी से, कांग्रेस से थे। ठीक है, तो एक कांग्रेस की जनक पार्टी की स्थापना इन्होंने किया था, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम ने किया था। उद्देश्य क्या था मैंने आपको बताया। जब इसका प्रथम अधिवेशन चल रहा था उस समय इसमें कौन कौन सदस्य थे? देखो, इसकी दो चरण की बात करके हम देख सकते हैं। एक है 1885 से 1919 के बीच का चरण। ठीक है, इसको हटाते हैं। 1885 से 1919 के बीच का चरण। ठीक है, ये चरण है। यहां पर देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्येय अस्पष्ट था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या करना चाहती कोई कुछ जान ही नहीं पाता था, क्योंकि उसमें पढ़े लिखे वर्ग बहुत ज्यादा थे और पढ़े लिखे लोगों की बात जल्दी लोग समझ नहीं आती। अभी मैं जाकर के गांव में सबको समझाऊं, जो अनपढ़ गवार सब कुछ है, मतलब उनको कुछ भी समझ नहीं आता, जाके अंग्रेजी उनको समझाना शुरू करो, 2 मिनट में भगा देगा। पानियों ने पूछे कई काजनी का मिनट के भगा देंगे। ठीक, बल्कि चुपचाप जाके बैठे रहोगे, पानी नहीं पिला देगा। और बैठ के जहां बड़बड़ाना शुरू किए, ये किया वो किया, ये कुल समझाना शुरू किए, क्या ऐसा है, हमारा दिमाग खराब मत करिए आप चाहिए। तो इसमें पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा थे और प्रायः इसलिए लोगों की बात समझ नहीं आती थी और आम आदमी जोड़ने का काम नहीं किया था। शुरू में इसमें आम आदमी नहीं जुड़े थे, मतलब सब लोग नहीं जुड़ पाए थे। इसलिए 1919 और 1885 1919 के बीच का जो चरण है वो बात समझ नहीं आई और स्वराज प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा काम नहीं कर पाया। ठीक है, बात समझ नहीं। फिर क्या हुआ, 1919 और
1947 के बीच। 1947 क्या हुआ था जानती हो? 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? आजाद। इंडिया आजाद हुआ था। ठीक है, गुलाम रहा होगा तब ना आजाद हुआ, अंग्रेजों का गुलाम था, अब आजाद हो गया। ठीक है, देखो ये जो 1947 के अग्रिम जो चरण है, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसमें महात्मा गांधी तब तक आ गए साउथ अफ्रीका से। ठीक है, उन्होंने क्या किया, कई आंदोलन चलाया। नींद आ रही है? कई आंदोलन चलाया। उसमें देखो पहला आंदोलन था, पहला आंदोलन आपका ये अहिंसात्मक था, अहिंसात्मक असहयोग और अहिंसात्मक असहयोग तथा संवैधानिक तरीके से अपनी बात को मनवाना चाहते थे, कहीं जाकर के इसे हिंसा नहीं करना चाहते थे, संवैधानिक तरीके से आंदोलन करके अपनी बात को अंग्रेजों से मनवाना चाहते थे। ठीक है, अब देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के सदस्य कौन कौन से थे, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, वो लिखा है वहां, ये उद्योग 1885 में। ठीक है, देखो दादा भाई नौरोजी सदस्य थे, काशीनाथ थे, फिरोज शाह मेहता थे, यश सुब्रमण्यम थे और गोपाल गणेश अगरकर थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे, ये बात याद रखिए, 2-3 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि आजादी को प्राप्त करना। ठीक है, अपना पैर कंट्रोल करके विभिन्न भागों में राजनीतिक सामाजिक नेताओं को एकजुट किया गया, राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित किया गया, राजनीति तथा सार्वजनिक विचारों को व्यक्त करना, ये इसके 3 प्रमुख कार्य थे। क्या क्या? प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का जो उद्देश्य था, पहला उद्देश्य था विभिन्न भागों के राजनीतिक सामाजिक नेताओं के, एक्चुअली देश के भिन्न भिन्न भागों में सब लोग रहना है। देखो कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई जम्मू कश्मीर में है, कोई यहाँ है, यहाँ बैठा होगा, तो सबको क्या कि एक करने के लिए इन्होंने एक जगह सम्मेलन करते थे, यहीं पर लोग आकर के आपस में बात विचार करते थे। दूसरी बात यह थी कि यहाँ पर देखो राष्ट्रीय एकता की भावना, सब लोग एक जगह होंगे तो राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित होगी। राजनीतिक सार्वजनिक विचारों को व्यक्त करना। कांग्रेस के 2 विचारधाराएं थे, एक नरम दल था, दूसरा गरम दल था। नरम दल का मतलब ये था कि आप मुझे मारेंगे लेकिन मैं आपको नहीं मारूंगा। अच्छी बात है, आप मुझे मारेंगे लेकिन मैं आपको नहीं मारूंगा, मैं अपनी बात को संवैधानिक तरीके से आपको मनवाऊंगा, मैं आंदोलन करूंगा, किसी को मारूंगा नहीं, अहिंसात्मक आंदोलन करूंगा, किसी को मारूंगा नहीं। एक गाल पर एक तमाचा मारेंगे, दूसरा गाल ऐसे करेंगे, यूं मारो। ठीक, जब इस पर मार दे तब इसके आगे बापूजी नहीं बताया। ठीक है, तो ये था अहिंसात्मक आंदोलन। कौन कौन नेता थे प्रमुख इसमें? दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, इसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा थे, महामना मदन मोहन मालवीय थे। इसको मिटा दें। देखो नरम दल की बात मैं कर रहा हूं। नरम दल की बात समझ में आया? जो चाहते थे कि मारपीट न करे, आजादी वैसे ही मिले, मतलब अहिंसात्मक तरीके से मिले। इसमें देखो गोपाल कृष्ण गोखले ये नाम है, किसी नाम इसमें नहीं है ना? गोपाल कृष्ण गोखले किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय, छोटा सा नाम है इनका, महामना मदन मोहन मालवीय। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी, दादा भी है भाई भी है दादा भाई नौरोजी। देखो दादा भी हो गए और
भाई बोलो, दादा भाई, जाके अपने दादा बोलो दादा भाई, लाठी लिख दो को फिर दादा भाई नौरोजी। ये सब ऐसे लोग थे जो कि नरम दल के नेता थे, जो अपनी बात को संवैधानिक तरीके से मनवाना चाहते थे, मतलब मारपीट नहीं करना चाहते, मिला जुला हमारे कहने मतलब ये, ठीक है। और ये जो है एक था दूसरा गरम दल। गरम दल, गरम दल क्या करता था? गरम दल चाहता था तुम हमका मारो तो हम तो का मारो, तुम एक के मारो तुम दो मारो, समझे? ये गरम दल का था। इनको लगता था कि आसानी से नहीं मिलने वाली है। इसमें 3 व्यक्ति का नाम प्रमुख है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल, हाँ ये है लाला लाजपत राय, इनको लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ये लाल कहलाए। बाल गंगाधर तिलक, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बाल गंगाधर तिलक। और ये है बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, ये सब गरम दल के नेता थे, ठीक है। इनका ये मानना था कि आसानी सजा नहीं मिलेगी, मारो पीटो तोड़ो फोड़ो मोड़ो सब करो तब जाकर आजादी मिलेगी, इनका ये मानना था, ठीक है। सबकी अपनी अपनी धारणाएं थी, परंतु आजादी नरम दल से ही मिली है। योगदान दोनों का था, परंतु इनका ज्यादा योगदान, क्योंकि महात्मा गांधी भी इसमें थे। तो अंततः महात्मा गांधी तो ही थे। 1948 में उनको गोली मार के हत्या कर ली गई। 30 जनवरी 1948 को एक व्यक्ति था, उसका नाम था नाथूराम गोडसे, समझ से गोली मार दिया उनको, ऐसे दिन है। अब देखो ये गरम दल हो गए। अब देखो बंग भंग आंदोलन। अब अंग्रेजों को लगा कि ये लोग तो एक ही हैं, अलग हो ही नहीं रहे हैं। उधर अलग खोल दीजिए, तो ये उसको खोल दीजिए, वो भी ये लोग एक ही हैं, अलग हो ही नहीं रहे हैं, इनको फोड़ो पहले। तो उन्होंने क्या किया? बंग भंग आंदोलन। देखो बंग, बंग माने बंगाल, भंग माने ऐसे तुम लोग खेल रहे होते हो, कोई जाकर के उसको बिगाड़े, उसको भंग करना कहते हैं ना, खेल भंग कर दिया, तो वही बंग भंग मतलब तोड़ देना, बंगाल को तोड़ देना 2 भागों में। तो बंग भंग आंदोलन 1905 में चला गया था, बंग भंग आंदोलन, ठीक है। ये है बंग भंग आंदोलन। लिखवा, अभी लिख लीजिएगा, अभी थोड़ी देर रुक जाइए, तुरंत लिखोगे। देखो लॉर्ड कर्जन 1905 में भी क्या किया? भारतीयों को 2 भागों में बांटने का प्रयत्न किया। उसने कहा कि अरे तुम तो बंगाली हो, तुम मछली खाते हो, अरे उत्तर भारत का है, रोटी खाता है, चावल खाता है, तुम मछली भात खाते हो, हैं? कैसे हो? चलो अलग अलग रहो। तो उसने कहा अरे तो सही बात कह रहा है, हमारी कैसी बात। बड़ा खुश हुए, अलग अलग हो गए सब। अंग्रेजों ने अलग अलग मारने का प्रयास किया था, एक कोई पहले मारा, एक बाद मारा, अलग अलग, लेकिन अपने काम में वो सफल नहीं हो पाए। 1900 लोगों ने इसका बहुत विरोध किया, भारतीय लोगों को बहुत विरोध, बंगाल में विरोध हुआ और अन्य क्षेत्रों में विरोध हुआ। 1 साल नहीं बीता, 1906 आते आते मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। वास्तव में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, जिसमें मुस्लिम पार्टी थी। 1911 आते आते मुस्लिम लीग, मुस्लिम और हिंदू एक हो गए, ठीक है। ए अखिलेश, ठीक है ना? yes, हाँ, तो ध्यान दीजिए, कब हिंदू मुस्लिम एक हो गए? 1911 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। देखिए यहां पर है, ये पूर्वी बंगाल में मुस्लिम अधिक थे। ये देखो मान लो बंगाल हो गया, ये पूर्वी भाग हो गया, इसमें ये मुस्लिम इसमें अधिक थे, और इसमें हिंदू अधिक। 1905 में बांट दिया गया इसको, और 1906 में क्या किया गया? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, ठीक है। मुस्लिम लीग एक पार्टी बन गई,
ठीक। अब देखो, परंतु पूर्णतः क्या हुआ, फिर बाद 1911 में 1911 जो व्यक्ति था उसका नाम था जॉर्ज पंचम। ठीक है, जॉर्ज पंचम आया भारत। वो देखा कि हिंदू मुसलमान एक अलग मतलब अलग अलग क्यों है, उसको इसलिए बुलाया गया था। जॉर्ज पंचम ने क्या किया, हिंदू और मुसलमान को एक में कर दिया, हिंदू प्लस मुसलमान, इन दोनों को एक कर दिया। ठीक है, और फिर भी हिंदू मुसलमान खुश नहीं हुए। साथ साथ रक्षाबंधन मनाया गया, हिंदुओं ने मुस्लिम बहनों ने हिंदुओं के हाथ में राखी बांधी और हिंदू बहनों ने मुस्लिमों के हाथ में राखी बांधी। सब लोग खुशी से त्योहार मनाए। 1911 की बात है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक हो गए। बात समझे? बहिष्कार तथा स्वदेशी आंदोलन, ये सब लोग जो विदेशी वस्तुएं थे, एक्चुअली लोगों को ये लगा कि हम इनका सामान कोई इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली परेशान होकर के भारत छोड़ के भाग जाएंगे। इसको कहते हैं बहिष्कार। हम अपना स्कूल खोलेंगे, हम अपना मास्टर रखेंगे, हम अपना कपड़ा, अपना बनाया हुआ कपड़ा पहनेंगे, अपनी फैक्ट्री में काम करेंगे, अपनी फैक्ट्री स्थापित करेंगे, सब कुछ अपना इस्तेमाल करेंगे, हम विदेशों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब उनका कोई वस्तु हम नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे क्या करेंगे, यहां से खुद भाग जाएंगे। तो ये हो गया बहिष्कार। और स्वदेशी मतलब अपना पूरा इस्तेमाल करना। बात समझ नहीं, अपने बनाए हुए चीजों को इस्तेमाल करना, ये बात समझ गए? विदेशी जितने कपड़े थे सबको जला दिए, होली खेल रहे, बात समझ नहीं। और स्वदेशी जितने थे उसको इस्तेमाल किए। देखो जितने कपड़े थे, जितने सामान थे सबको जला दिए, उससे फायदा नुकसान हुआ? फायदा क्या हुआ? नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि वस्तु खरीदी जा चुकी थी, बात समझ नहीं, उसे पैसा इन्वेस्ट हो चुका था, कहीं कहीं इन्वेस्ट हुआ है ना, तो आप मत पहनिए, जला क्यों रहे हैं, तो नुकसान हुआ ना। और कुछ लोग कहेंगे फायदा ये हुआ क्योंकि स्वदेशी अपना इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लो टीवी चैनल दिखाया जाता है कि ये चाइना का सामान है, इसको हम नहीं यूज करेंगे, फेंक देंगे। जैसे दीपावली आ रही है परसों, है ना, अब कहेंगे मीडिया वाले कि भारतीय चीजों का इस्तेमाल करें, ये सामान फेंक दो, वो तोड़ दिए 2-3 थे, भारत के लोग देखे उठा पड़ेगी, टूट गया उनका, और दूसरा खरीदे भरे कैसे थे ये। किसका नुकसान हो बताओ? कितने मेहनत से पैसा कमा करके आपने खरीदा था, लेकिन आप अपना खुद नुकसान किए हैं। क्या जरूरत थी तोड़ने की? कोई जरूरत नहीं तोड़ने की, वो आपको नहीं ले आके पहुंचाएंगे, वो खाली जहर आपके मन में घोलते हैं। बात समझे कि नहीं? क्रांतिकारी आंदोलन की बात मैं कर रहा हूं, ये तो हो गया बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन। देखिए क्रांतिकारी आंदोलन, कुछ लोगों ने सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाया। देखिए क्योंकि वो लोग चाहते थे कि शीघ्र परिणाम मिले, जो भी आंदोलन हो उसका शीघ्र परिणाम मिले, जबकि ऐसा संभव नहीं था। देखिए बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, ये सब क्षेत्रों में क्या हुआ, यह गति पकड़ लिया। इन्होंने बंगाल में क्या किया, अनुशीलन समिति की स्थापना किया। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था लाला हरदयाल। ठीक है, यहाँ देखिए आएगा अभी। अनुशीलन समिति का स्थापना किया गया। खुदीराम बोस, अरविंद घोष, प्रफुल्ल चाकी नाम है, खुदीराम बोस, अरविंद घोष, प्रफुल्ल चाकी इत्यादि प्रमुख क्रांतिकारी थे। प्रमुख समाचार पत्रों से बंगाल में एक संध्या पत्रिका चल रहा था और दूसरा युगांतर था। महाराष्ट्र में काल पत्रिका चल रहा था। इन पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों के अंदर क्या हुआ, क्रांति की भावना भड़काई गई। जैसे तुमको कोई किताब दे दे, उसमें खूब भड़काऊ चीज लिखा हो और तुम उसको पढ़ो, तुम्हारे मन में धीरे धीरे आग सुलगने लगेगा। जैसे जब मैं पढ़ा रहा था मुगल काल, ये सब तुम लोग लगता था काश में रहा था, बहु लड़ता होगा, ठीक, जब लोग मारे पीटे जा रहे थे, तो यही सब चीज इसमें लिखा जाता था। अब देखो एक चीज आया, मार्ले मिंटो सुधार। ये क्या था वो समझिए, ये सब लिख लिए हैं। यस सर। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार
देखो मार्ले जो थे भारत सचिव थे, दो व्यक्ति हैं भारत सचिव मार्ले, ठीक, और वायसराय ये थे मिंटो। ये दोनों व्यक्ति आए तो भारत में जो परिस्थितियां ठीक नहीं चल रही थी तो इनको लगा कि जा करके कुछ सुधार कर देंगे तो लोग मान जाएंगे। एक्चुअली देखो 1914 आने वाला है, 1914 में हुआ प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध की झलक वहां पर दिखाई दे रही थी। इसलिए ये दोनों व्यक्ति भेजे गए थे ब्रिटेन से ताकि इंडिया में आए और भारतीय लोगों का विश्वास जीते। वास्तविक नहीं, ये दोनों आए सनों में, इन्होंने क्या किया, मुस्लिम और हिंदुओं को संप्रदाय के आधार पर बांट दिया। मुस्लिमों को अलग प्रतिनिधित्व दे दिए। अलग प्रतिनिधित्व का मतलब ये है अगर मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा होगा उसको केवल मुस्लिम वोट देगा। वास्तविक नहीं, पृथक निर्वाचन प्रणाली का जन्म यहाँ पर दे दिए। इससे और लोगों के अंदर जहर भर गया। ये तो गलत बात है। सब लोग एक है, सबको जैसे कोई भी खड़ा हो वोट सब देगा ना। उनका मानना यह था कि मुस्लिम खड़ा कर मुस्लिम वोट दो, उसको पृथक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। तो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। इसको मिंटो एक व्यक्ति था, मिंटो को भारतीय संप्रदाय का जनक माना जाता है। संप्रदायवाद वही भारत में आकर के बीज बो के चला गया। परिषद में नियुक्ति की गई। देखिए परिषद नियुक्ति की गई, एक्चुअली उस समय जो भारत परिषद के सदस्यों की संख्या थी वो 16 हुआ करती थी, अब 60 कर दी गई। वास्तविक नहीं, भारतीयों को सचिव तथा गवर्नर जनरल का कार्यकारिणी बनाया गया, उनको परिषद में शामिल किया गया और सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ा करके 60 कर दी गई। ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा नीचे, कहीं भी होगा पढ़ लेना, नहीं होगा तो ये देखो यहाँ पर है। काउंसिल के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। जो बाद में परिषद कहलाया वो सब सदस्य निर्णय लेते थे। पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया। पूरक प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न क्या होता है वो समझो। जैसे मान लीजिए बजट में पेश कर रहा हूं, आपने मुझसे पूछा कि कहां कहां पैसा खर्च होगा, मैंने बताया, फिर दोबारा प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। लेकिन यहां पर क्या हुआ, आप दोबारा भी प्रश्न पूछ सकते हैं, इसको पूरक प्रश्न कहते हैं। ठीक है, प्रश्नों पर प्रश्न खड़ा हो जाए। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया मार्ले मिंटो सुधार में ये 1911 में जांच पंचम ने बंग भंग को रद्द कर दिया। 1911 के बाद मैंने जस्ट लिखवाया था। ठीक है, जांच पंचम के बाद लिखवाया ना, 1911 में जांच पंचम जब आया बंग भंग को खत्म कर दिया और मुस्लिम और हिंदू को एक करने का प्रयास किया। दिल्ली में अभी भी है उसका पार्ट, जांच पंचम का बना हुआ है मेरे पास, मैं गया हूं पढ़ चुका हूं। अब देखो आगे देखिएगा, इसको मिटाएं। अब देखो गदर पार्टी की बात मैं कर रहा हूं। गदर पार्टी एक्चुअली जो लोग भारत के बाहर रह रहे थे, जैसे जो भारत में थे तो आंदोलन कर ही रहे थे, कुछ लोग भारत के बाहर थे, जैसे कनाडा में और अमेरिका में। ठीक है, लिख लीजिएगा अभी, कनाडा में और अमेरिका में ये लोग रह रहे थे। वहां पर लोगों ने क्या किया, गदर पार्टी की स्थापना की। गदर का मतलब होता है हम अंग्रेजों के दुश्मन हैं। उसमें लिखा रहता था, जो पत्रिका लोग निकालते थे उसमें लिखा हम अंग्रेजों के दुश्मन हैं। अगर खुश होंगे वो खुश होगा नहीं, दुखी होगा। ठीक है, भारत से बाहर कनाडा अमेरिका उपस्थित लोग 1913 में क्या किए, गदर पार्टी की स्थापना किए। 1913 ठीक है, 1913 में क्या हुआ, हम लिखा थे कहते हैं जो दिक्कत हमसे पूछो, क्या आपस में भिड़े रहते। ठीक है, इसके प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल, लाला हरदयाल इसके प्रमुख नेता थे। ठीक है, इसमें और भी नेता थे, उनका नाम था भगवान सिंह, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, अभी देखो अरविंद घोष आए थे। रास बिहारी बोस, महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप थे, राजा महेंद्र प्रताप ये प्रमुख नेता थे, ये गदर पार्टी के। राजा महेंद्र प्रताप
बरकतुल्लाह, बरकतुल्लाह, उल्लाह सिंधी, ये सब नेता हैं, गदर पार्टी के प्रमुख नेता हैं। भगवान सिंह, सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह भाखना, ठीक है। ये सब क्या थे? गदर पार्टी के सदस्य थे, ठीक है। बात समझ आई नहीं? लिख रहे हैं? लिख लो, ले लो, तब आगे चलते हैं। देखो, होम रूल लीग आंदोलन की बात कर रहे हैं। अडयार एक जगह है, अडयार मद्रास में, ठीक है, अडयार। देखो अडयार, यहीं से शुरू हुआ होम रूल लीग आंदोलन। होम माने घर, रूल माने नियम, ठीक है, मतलब घर के नियम से। होम रूल लीग आंदोलन अडयार मद्रास की एक जगह है। मद्रास जानते कहाँ है ना? चेन्नई में, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध होने का प्रारंभ होने ही वाला था, तो भारत के लोगों से बिना पूछे भारत के लोगों को शामिल कर लिया गया। अच्छा सोचो जरा, कहीं झगड़ा हो रहा है, तुमसे बिना पूछे तुमसे ले जाकर कोई झगड़ा करवा तो कैसा लगेगा? वैसे ही भारतीयों से बहुत सारा पैसा विदेश में ले जाकर के जमा कर दिया गया, करोड़ों रुपए ले जाकर के युद्ध में झोंक दिया गया। भारतीयों से बिना पूछे भारतीयों से युद्ध लड़वाया गया। और भारतीय इसलिए युद्ध लड़ रहे थे कि उन लोगों को लगा कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा तो ये लोग हमको आजाद कर देंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बात समझ नहीं? वैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत कर्म करती, उन लोग लगा कि जैसे ही 1918 में युद्ध समाप्त हो गया, 1918 में युद्ध 1914 में शुरू हुआ तो 1918 में समाप्त हो गया, परंतु उन्होंने वादा किया था, एक व्यक्ति तुमसे वादा करे कि तुम हमारी तरफ से लड़ाई लड़ो, हम तुमको ये चीज देंगे, लेकिन जब लड़ाई खत्म हो जाए कहे कि नहीं देंगे। बताओ कैसा लगेगा अखिलेश, कैसा लगेगा? मैंने कुछ पूछा है? बहुत खराब है, गुस्सा भरेगा। पहले के तोरब भी, तो वही चीज हुआ। हाँ, अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हारी तरफ से युद्ध लड़ो। एक्चुअली देखो, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है, ये सब क्या युद्ध हो गया, शुरू हो गया। तो ब्रिटेन ने कहा कि भारतीयों से कि तुम हमारी तरफ से लड़ो, हम तुमको ये चीज देंगे। भारतीय लड़े, बहुत सारा पैसा भी खर्चा किए, परंतु इन्होंने साथ बाद में अपने मतलब साथ देने से मुकर गए, कहे कि हम कुछ नहीं देंगे तुमको। तब एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, दो लोगों ने आयरलैंड में होम रूल लीग चलाया जा रहा था, तो वहीं से प्रेरित होकर के उन लोगों ने होम रूल लीग चलाया। आयरलैंड एक जगह है, यहाँ देखो आयरलैंड, वहीं से प्रेरित होकर के इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन चलाया। होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था, जिसके प्रमुख नेता कौन थे? ये सब लिख लिए उन्होंने। जिसके प्रमुख नेता कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ये प्रमुख नेता थे। आए बात समझ में नहीं? बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर रहेंगे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। देखो, स्वराज हमारा नहीं, स्वराज मतलब हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसे हम लेकर रहेंगे, ठीक है।
इनकी दो पत्रिकाएं थी बाल गंगाधर तिलक की। एक था मराठा जो अंग्रेजी में छपता था, इनकी दो पत्रिका थी। पत्रिका मराठा ये अंग्रेजी में छपता था, जो अंग्रेजी समझ सकते थे। दूसरा था केसरी, ये मराठी भाषा में छपता था। ठीक है, ये दो पत्रिकाओं के माध्यम से इन्होंने लोगों को जगाने का काम किया। और जो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट की दो पत्रिकाएं थी, एक थी न्यू इंडिया नहीं, न्यू इंडिया, दूसरा था कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट की दो पत्रिका, एनी बेसेंट इनकी दो पत्रिका थी जो लोगों को जगाने का काम किया। एक है न्यू इंडिया, दूसरा कॉमनवेल्थ। ठीक है, इस तरह से इन दोनों लोगों ने क्या किया, होम रूल लीग को चलाया। ठीक है, देखो 1916 में, इधर देखो बोर्ड पर, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। कांग्रेस का अधिवेशन हर साल होता है। उसी लखनऊ अधिवेशन में नरम दल गरम दल जो अलग अलग लड़ रहे थे एक हो गए, हिंदू मुस्लिम जो अलग अलग थे एक हो गए। दो प्रमुख कार्य इसमें हुआ था, वो देखो, गरम दल और प्लस नरम दल, ये दोनों मिल गए। हिंदू प्लस मुसलमान, ये दोनों एक हो गए। 1916 में प्रमुख इंपॉर्टेंट। 1917 में फिर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें पहली बार एनी बेसेंट अध्यक्ष हुई। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने, सॉरी मुस्लिम कह रहे, प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट बनी कांग्रेस की, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात है, एनी बेसेंट और तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया। अब ये सब सारी बातें मैंने आपको बता दिया। और जो होम रूल लीग में जो अन्य नेता थे उसका नाम क्या क्या था? होम रूल लीग में और जो नेता थे उनका नाम क्या था? देखो, जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर। ठीक है, ये सब उस समय मतलब उसमें शामिल थे। बात समझ नहीं? जैसे दो नेता तो प्रमुख थे ही, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, लेकिन उसके अतिरिक्त दो सदस्य और भी थे, जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर, और भी लोग थे। बात समझ नहीं? ये सब पूरा उतार लीजिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट डे। ये चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, किसी मन में कोई दिक्कत हो? एक्चुअली देखो, जापान बहुत छोटा सा देश है। 1905 के समय में जापान ने चीन को कई बार मारा। चीन बहुत बड़ा देश है। जापान ने रूस को हरा दिया। रूस बहुत बड़ा देश है। देखो, जापान ये नदी है इतना बड़ा सा, और रूस है इतना बड़ा। जापान ने रूस पर अटैक करके रूस को हरा दिया। चीन है इतना बड़ा, जापान ने चीन पर आक्रमण किया, चीन को हरा दिया। अमेरिका है इतना बड़ा, ये ने अमेरिका पर अटैक कर दिया। इतने छोटी है, बहुत तगड़ा है सर। ये छोटे छोटे होते हैं जापानी। जानते हो कि क्यों ऐसा किए? क्योंकि जो इन लोग जो टैंक था, टैंक जानते हो जो लड़ने वाला जो होता है जिसमें से बारूद वगैरह निकलता है, गोला, ये इतनी हिम्मती थे, उसी में घुस जाते थे, उसी में घुस जाते थे। अब जब बुलाए फुस से करके वो मर जाते थे उसी में, मतलब अपने एक ही आदमी मर जाता था और सारे लोग बचा लेता था। बहुत ये लोग बहुत साहसी थे जापान। यही कारण कि इंडिया के अंदर साहस आया कि जब छोटा सा देश लड़ पा रहा है तो हम क्यों नहीं लड़ सकते हैं? बात में नहीं, हम भी ब्रिटेन के साथ लड़ सकते हैं। इसलिए ब्रिटेन भारत के लोगों के अंदर साहस आया और लोगों ने लड़ना शुरू किया। अब समझ आया? कोई दिक्कत? पूरा छाप लीजिए, फिर अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है।